सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में पूछे गए एसएचएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को लेकर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो एक बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। राइट, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया था 26 अगस्त शिफ्ट 2 में। सवाल में हमसे क्या बोलता है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x1 एंड x2। The amplitude of second motion is dash times the amplitude in first motion। तो पहले मोशन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एकदम क्लियर है कि 5 है। सेकेंड मोशन में आपको एम्पलीट्यूड बेसिकली निकालना होगा, तो ये सवाल बेसिकली सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में चला जाता है। अगर हम x2 को यहाँ पे रीराइट करें तो हम इसे लिख सकते हैं बेसिकली 5√2 sin 2 पाई टी प्लस 5√2, और इस cos 2 पाई 2 को हम बेसिकली लिख सकते हैं sin π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे थीटा हो गया आपको 2 पाई टी। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे भी 5√2 है, और यहाँ पे sin 2 पाई टी है, यहाँ पे π/2 से लीड कर रहा है। सो आप यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो बाई वेक्टर एडिशन। ये वाला 5√2 है एम्पलीट्यूड, और ये वाला 5√2 π/2 से लीड कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज़ योर 5√2। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 5√2 इंटू √2, 5√2 इंटू √2 विच इज़ नथिंग बट योर 10। तो ये आपको हो गया आपका सेकेंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A2, और A1 तो मेरे पास है ही। हमसे क्या कहा गया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड मोशन इज डैश टाइम्स द फर्स्ट मोशन। सो ये 10 है विच इज़ 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड इन फर्स्ट मोशन। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर है। एक सिंपल सा आपका सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब इस सवाल को देखिए, द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। राइट, तो ये आपको x वर्सेस t का ग्राफ दिया है, हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात को समझिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपको मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम्स पे। अच्छा, एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा आपको। राइट, इस सिचुएशन में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक्सट्रीम यहाँ पे है, आपका एक्सट्रीम यहाँ पे है, आपका एक्सट्रीम यहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वहाँ वहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा, और वो आपको ग्राफ 4th में ही दिखाई देगा। यहाँ देखिए, ये सब आपको एक्सट्रीम वाले लोकेशन हो गए, और मीन पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, जो कि इस केस में 0 दिख रहा है। ये आपका मीन पोजीशंस है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही हो जाएगा। थर्ड गलत इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो आपको नेगेटिव में है। ठीक है, इसको एक और तरीके से कैसे समझ सकते थे, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू हाफ kx²। राइट, एंड योर x इज नथिंग बट a sin ओमेगा t, जैसा कि हमको इस ग्राफ में दिख रहा है, यानी कि a² sin स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये जो आपका हाफ ka² है वो हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी u0। तो आपका u का ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, u इज इक्वल टू u0 sin स्क्वायर ओमेगा टी। सो बेसिकली साइन कर्व होगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव में होगा क्योंकि साइन स्क्वायर है। तो ये टर्म आपको हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। तो इससे भी हम देख के बोल सकते थे कि ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही एक और सवाल पूछ लिया गया है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस मच। तो जो पहला एम्पलीट्यूड है यानी कि आपका जो A1 है, इसे हम A1 कह देते हैं। अब सेकेंड के लिए आपको एम्पलीट्यूड पता करना पड़ेगा। सो ये बिल्कुल वही सवाल हो गया। सो y2 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 5 sin, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, 5 sin 3 पाई टी
प्लस 5√3, और इस cos 3π2 को आप लिख सकते थे बेसिकली sin π/2 प्लस 3πt। सो अगेन आप देख सकते हैं कि ये वाला 5 को अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है वेक्टोरियली, तो 5√3 को आप 90 डिग्री अहेड शो करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आपका A2 एम्पलीट्यूड। ये आपका हो जाएगा A2। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आपको ये निकल के आ जाएगा 10, राइट। तो हमसे बेसिकली रेशियो पूछा गया है, सो ये भी 10 है, ये भी 10 है, सो 10:10 यानी 1:1। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस सवाल का सही जवाब भी अपना 1 है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A particle of mass 1 kg is hanging from a spring of force constant 100. The mass is pulled slightly downward and released so that it executes free simple harmonic motion with the time period capital T. The time when the kinetic energy and the potential energy of the system will become equal is T/x. तो हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन है, अभी आपका सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। आपने क्या किया, ये आपका हो गया बेसिकली मीन पोजीशन। आपने यहाँ से पार्टिकल को नीचे की तरफ पुल किया और फिर आप उसको छोड़ देंगे, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये जो है बेसिकली SHM परफॉर्म करना शुरू कर देगा इस तरीके से, राइट। सो इसको हम लोग कह देते हैं y = 0, ये अपना है बेसिकली y = a, ये आपका हो जाएगा y = -a, ठीक है। तो इस y = 0 के अबाउट ये वर्टिकल डायरेक्शन में SHM परफॉर्म कर रहा है। आपने इसको यहाँ से रिलीज़ किया, आपने यहाँ तक इसको पुल करके रखा हुआ है, फिर आपने इसको छोड़ दिया। अब जब ये ऊपर जा रहा था तो हमसे पूछता है कि कब पार्टिकल का और रादर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है ना कि जिस लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, उस लोकेशन पे हम ये भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी आपका होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस लोकेशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहा होगा। अब हमको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकालना आता है, k इज़ नथिंग बट योर हाफ mv²। बात को ध्यान से समझिएगा। सो k इज इक्वल टू हाफ, v को आप क्या लिख सकते थे, देखिएगा v को हम लोग जानते हैं लिखना किस तरीके से, a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। समझ में आ रहा मेरे बात। x आपका होता है और इस केस में आपका y हो जाएगा बेसिकली a sin ओमेगा t। x को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको ये निकल के आता है a ओमेगा cos ओमेगा t। उसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा आपको a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, राइट। सो k इज इक्वल टू व्हाट इज दिस टर्म, व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज बेसिकली योर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपका होता है हमेशा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली K0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑल्सो इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका हो जाएगा इस केस में K0, दिस इज योर cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। हम अब इस केस में क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। ये आपका इस तरीके से ऐसा है, ठीक है। पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जब आपका सिस्टम SHM कर रहा है, यहाँ से यहाँ जो टाइम लगता है दैट इज़ नथिंग बट योर T/4, क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। लेट अस से यहाँ है वो पोजीशन, ये है वो पोजीशन सम y0, राइट, जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हुआ था, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या पता करने जा रहे हैं, अभी हम लोग पता करने जा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, ये वाली T0 वैल्यू कितनी है, ठीक है। सो K क्या है, बेसिकली K आपको हो जाएगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम। सो K0/2 इज इक्वल टू K0 cos स्क्वायर ओमेगा t। तो यहाँ से आपका K0 से K0 खत्म हो गया और यहाँ से आपको आ जाएगा cos ओमेगा t इज़ नथिंग बट योर 1/√2,
ठीक है, माइनस वाले को हम यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि हमको ये वाला ही टाइम चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए। बढ़िया है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा टी जो है दैट इज़ नथिंग बट योर π/4, और टी की जगह हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं T0। अब ओमेगा को आप लिख सकते थे 2π/T इंटू T0 इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से आपका पाई से पाई खत्म हो गया और T0 की वैल्यू आपको आ जाती है T/8। तो अगर ये T0 जो है, अगर ये T/8 है तो बाकी बचा भी आपको T/8 ही होगा, राइट। यानी कि जब आपका पार्टिकल, आपने पार्टिकल को यहाँ से रिलीज़ किया था, आपका पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो वो टाइम कितना होगा, दिस टाइम इज़ नथिंग बट योर T/4 माइनस T0 एंड T0 इज़ नथिंग बट T/8। तो ये वाला भी आपको अल्टीमेटली T/8 ही निकल के आने वाला है। सो x की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 8। तो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। कई बच्चे इसको पोजीशन से भी सॉल्व कर सकते थे, वो पहले पता कर लेते कि ये y0 पोजीशन क्या है। आप जब सॉल्व करेंगे तो वो आपको निकल के आएगा a/√2, फिर वहाँ से भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन वो आपको 2 स्टेप में होता, यहाँ पे सिंगल स्टेप में हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक। फेजर से भी कर सकते थे नेवरदलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A bob of mass m suspended by a thread of length L undergoes a simple harmonic oscillations with the time period capital T. If the bob is immersed in a liquid that has density 1/4 times that of bob and the length of the thread is increased by, है ना, by 1/3 of the original length, then the time period of the simple harmonic oscillation will be how much? ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 2 सिचुएशन है। ये सिंपल सिचुएशन है, यहाँ पे लेंथ जो है उसको हम लोग कैपिटल L मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में जो आपको टाइम पीरियड होता है दैट इज़ इक्वल टू 2π/L/g, ठीक है। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ, लेंथ तो आपका चेंज हुआ ही, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 1/3, यानी कि L + L/3, फाइनल लेंथ इज 4L/3। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे G नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इफेक्टिव ग्रेविटी। पहले सिचुएशन में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल को नीचे की तरफ पुल कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, आज भी इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, लेकिन अब एक ऊपर के डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट भी है, जिस कारण से इफेक्टिव डाउनवर्ड पुल जो है वो कम हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी पता करना है और वही जी इफेक्टिव हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा है, हमसे क्या बोलता है कि हमसे बोलता है कि अगर इस सॉलिड बॉडी का डेंसिटी रो है तो नीचे आपका वेट कितना हो जाएगा, पहले तो ρVg, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपको अपथ्रस्ट इस पे लग रहा होगा, अपथ्रस्ट वो कितना हो जाएगा ρ/4, right, weight of the displaced liquid. So density of liquid is ρ/4 volume into gravity, right. So what is the effective downward force on this ball? That effective force is nothing but ρVg minus ρ/4 Vg, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको निकल के आ रहा है 3/4 ρVg, राइट। तो पहले आपको इनिशियल सिचुएशन में आपको सिर्फ ρVg फोर्स था नीचे की तरफ जो उसको पुल कर रहा था, अब आपको इफेक्टिव फोर्स नीचे की तरफ है 3/4 ρVg, यानी कि आपको इस सिचुएशन में जो g इफेक्टिव है दैट इज नथिंग बट योर 3/4 g। ये आपका हो गया है इफेक्टिव ग्रेविटी इन दिस सिचुएशन। तो अब जो आपका टाइम पीरियड है, नया टाइम पीरियड, दैट इज नथिंग बट योर 2π/√, लेंथ की जगह आप लिखोगे 4L/3, तो यहाँ पे लिखिए 4L/3, और ग्रेविटी की जगह आप यहाँ पे लिखोगे 3/4 इंटू जी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 3 नीचे आएगा, ये 4 आपका जो है ऊपर चला जाएगा। सो 4/3 जो है वो आपको बाहर निकल जाएगा। सो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2π/L/g, and 2π/L/g is nothing but your capital T. So 4/3 into capital T is your new time period, which is option number 4th. ठीक है, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे क्या बोलता है, फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन potential energy is always equal to its kinetic energy. Average potential and kinetic energy over any given time interval are always equal. ऐसे करके हमारे पास 4 यहाँ पे सवाल है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने से पहले
एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ग्राफिकली उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको चीज़ें बेटर यहाँ पे समझ में आएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका होता है दैट इज़ इक्वल टू हाफ mv², अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, और v जो है वो आपको होता है a ओमेगा cos ओमेगा t। तो यहाँ पे हम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपको क्या हो जाएगा, हाफ mv², यानी कि हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, cos स्क्वायर ओमेगा t। सो आप इस हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर को तो लिख सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सो k इज इक्वल टू k0 cos स्क्वायर ओमेगा t, एंड व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। सो आप यहाँ पे u को क्या लिख सकते हो, हाफ k, x को आप लिख सकते हो a साइन ओमेगा t, सो दैट बिकम्स योर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। सो यहाँ से आप u को लिख सकते थे u0, और यहाँ पे दिस u0 इज नथिंग बट हाफ k स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा t को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन आप यहाँ पे पहली बात तो देखो कि हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस के ऊपर स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो ग्राफ जो भी बनेगा वो सिर्फ पॉजिटिव साइड ही बनेगा। तो जो भी उसका नेगेटिव पोर्शन था उसको बेसिकली पलट के ऊपर बना देना है, उसका मिरर इमेज ऊपर की तरफ हमको बना देना है। ठीक है, सो लेट अस मेक इट ओवर हियर। एक के नीचे एक दोनों ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि हो क्या रहा है, राइट। सो दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, दिस इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, राइट। सबसे पहले एक बारी देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ग्राफ शुरू हो रहा होगा इस तरीके से, और क्योंकि हमेशा पॉजिटिव में रहेगा तो ग्राफ आपका इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो देख लीजिए, इसके नीचे नीचे भी एक लाइन बना देते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर ग्राफ बना सकें। अब देखिए, अब जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो है u0 साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो ग्राफ आपका यहीं से ही चालू होगा इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, और ये ऐसे आगे चलता जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जब k मैक्सिमम है उस समय आपका u 0 है, जब आपका k 0 है तो आपका u मैक्सिमम है। अच्छा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ लोकेशंस यानी कि कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि आपका दोनों एनर्जी बराबर हो, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ऑलवेज इज़ नॉट करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। एवरेज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर एनी गिवन टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल। तो सबसे पहली बात, किसी भी फंक्शन का एवरेज जो आप लिखते हो, एफ एवरेज, दैट इज़ नथिंग बट योर इंटीग्रल एफ डी टी ओवर इंटीग्रेशन dt, जिस टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज हो चाहे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हो, हमसे एक गिवन टाइम इंटरवल की बात की जा रही है, यानी कि t0 दोनों सिचुएशन में सेम है। तो मुद्दा होता है न्यूमरेटर का, यानी कि इंटीग्रल f dt। यहाँ पे f की जगह k हो सकता था या फिर u हो सकता था ना। इंटीग्रेशन f dt इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे आप बेसिकली एरिया से ही जज कर सकते हो। आप यहाँ पे बोलता है कि कोई भी आप एक टाइम इंटरवल ले लो, उसमें एवरेज जो है वो सेम आना चाहिए। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये टाइम इंटरवल एक बारी लेके देखो। कौन सा टाइम इंटरवल सर? तो सर ये वाला टाइम इंटरवल जो है ना, एक बार लेके देखो। तो ये टाइम इंटरवल लोगे ना तो यहाँ पे एरिया इतना सा है, लेकिन यहाँ पे एरिया देखिए कितना सारा है। तो यहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि कोई भी गिवन इंटरवल में ऐसा नहीं होगा कि हमेशा एवरेज जो है वो सेम आए। सो इस एरिया से ना इस सवाल को करने का ज़्यादा मज़ा है, आप इसको प्रॉपर फील कर पाएंगे कि अच्छा ऐसा है। सी पार्ट, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि सही बात है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है यहाँ पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। हाँ, एक पूरे टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा होगा। एक पूरे टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड क्या है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब ध्यान से देखिए, पूरे टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें, यानी यहाँ से आप शुरू करते हुए कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक, या आप
अगर देखो राइट, तो ये जो एरिया होगा आपका, यहाँ तक ले लीजिए, ये ग्रीन वाला एरिया और ये वाला एरिया राइट, यहाँ तक ये पूरा, ये दोनों एरिया आपको सेम है। सो एक पूरे टाइम पीरियड में आपको जो एवरेज होगा वो सेम होगा। सो इसका मतलब डी स्टेटमेंट भी सही है। तो सी और डी स्टेटमेंट ही आपको सही है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। a mass of 5 kg, so let me highlight it over here, a mass of 5 kg is connected to a spring. The potential energy curve of the simple harmonic motion executed by the system is shown in the figure. तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे ग्राफ बना पड़ा है, दिस इज़ यू वर्सेस एक्स ग्राफ। तो इस ग्राफ को ही देख के आप समझ सकते हैं कि ये 2 जो है वो उसका मीन पोजीशन रहा होगा, 4 और 0 जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि 0 और 4 पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा है। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 4 मीटर्स, एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ 4 मीटर है, हैज़ द सेम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एज द स्प्रिंग सिस्टम। तो अगर ऊपर वाले स्प्रिंग सिस्टम का सेम टाइम पीरियड इस सिंपल पेंडुलम का है, यानी कि ओमेगा भी दोनों का सेम है ना। What is the value of acceleration due to gravity on the planet where these experiments are performed? ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि आपका ओमेगा दोनों में सेम है। अब एक पेंडुलम के लिए ओमेगा कितना होता है, वो आपको होता है G/L, और एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए आपको ओमेगा क्या होता है, दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर K/M। ठीक है, अब इस ग्राफ का यहाँ पे क्या यूज़ है, तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में दैट इज इक्वल टू योर हाफ kx²। तो हमें इस सवाल में ये दे रखा है कि जब आपका आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, हाफ ka² सपोज हमने पकड़ लिया है, वेर a इज द एम्पलीट्यूड। तो इस ऑसिलेशन में आपको एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा है कितना है, इस ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड तो आपको 2 है, क्योंकि 2 आपका मीन पोजीशन है, 4 आपका एक एक्सट्रीम है। तो एम्पलीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो 4 - 2 आपका हो जाएगा इस केस में एम्पलीट्यूड। बढ़िया है। सो u जब आपका एक्सट्रीम पे है तो u की वैल्यू आपको 10 है, दिस इज इक्वल टू हाफ k को आप क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ से देख लो, k को आप लिख सकते हो m⍵², दिस इज योर m⍵² a²। ठीक है, तो ये आपको 20 है। मास हमें दे रखा है 5 kg, ओमेगा हमें इस सवाल में निकालना है, सो ओमेगा² एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जैसा कि बोला a आपका 2 हो जाएगा, सो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ओमेगा जो है वो 1 आ रहा है, और ओमेगा इस पेंडुलम का भी सेम है, तो यहाँ से आप इसको 1 लिख सकते हो, दिस इज़ योर G/L, L इज़ योर 4 मीटर। तो यहाँ से आपका जो G है वो आ जाएगा 4 मीटर्स/सेकेंड², विच मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सवाल भी पूरा क्लियर है। एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन, डू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आप रेगुलरली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पा सके जब यहाँ पे कुछ भी अपलोड होता है। सी यू in the next video. Until then, take care. Bye bye.